हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं लखनलाल आपके सामने 10 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपनी अपनी करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने क्या किया है? 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 9 जनवरी को उड़ीसा में भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। मोदी जी ने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कर दिया गया है, औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया है। कौन से नंबर का है ये? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है ना। 8 जनवरी 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हो रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा है। विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। 18वें प्रवासी भारत का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने भुवनेश्वर में किया है और विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से किया है। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस कार्यक्रम में 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। उद्घाटन के मौके पर पीएम ने 3 सप्ताह के लिए चलने वाली प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का संचालन प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जाएगा। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की थी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की थी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारत सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया है, ठीक है ना। और प्रवासी भारतीय के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हरी झंडी दिखाई है वहाँ पे, ठीक है ना। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। और कब से मनाया जाने लगा है? कब से शुरू किया गया है ये? 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 18वें नंबर का है। और क्यों मनाया जाता है? गांधी जी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो मोहन यादव जी की सरकार है, उसने क्या की है? पार्थ योजना लॉन्च की है। राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 8 जनवरी को पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर पार्थ योजना लॉन्च की है। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर PARTH पार्थ योजना लॉन्च की है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवा प्रेरित अभियान की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री ने TT नगर स्टेडियम में राज्य युवा उत्सव 2025 के समापन कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत राज्य सरकार खेल और युवा कल्याण विभाग के मध्य प्रदेश में संभागवार 10 स्थानों पर पार्थ सेंटर खोले जा रहे हैं। इन सेंटर्स पर केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं को फिजिकल व मेंटल ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, ठीक है ना। पार्थ के तहत ये पार्थ सेंटर विभाग के उन परिसरों में स्थापित किए जाएंगे जहां एथलेटिक ट्रैक है। अभी सिर्फ 3 माह का एक कोर्स तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षु युवा को 1 से 1,500 रुपए के बीच शुल्क चुकाना होगा। इसके बाद में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्स भी तैयार किए जाएंगे। तो पार्थ योजना कहाँ लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। और डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने किस लिए की है? जो सेना में जाएंगे, CRPF में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग के लिए की गई है। 1,000 रुपए उनकी क्या की गई है?
कितने स्थानों पर भारतीय स्टेशन खोलेंगे? 10 स्थानों पर खोलेंगे और उनको फिजिकल की ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जहाँ पे एथलीट ट्रैक होंगे वहाँ पे ये बनाने पड़ रहे हैं और 1500 रुपये उनको चुकाने पड़ेंगे। किसके लिए? ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री भी यही है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सूचना प्रसार मंत्री यही आर्टिफिशियल मंत्री भी यही है। सूचना प्रसार मंत्री और क्या? इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नोलॉजी और सूचना प्रसार मंत्री और रेल मंत्री कौन है? मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी को महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत महाकुंभ लॉन्च किया है। महाकुंभ है, गीत का टाइटल क्या है? महाकुंभ है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, गीत का टाइटल है। ठीक है ना, महाकुंभ है। गीत को किसने तैयार किया है? सुदर्शन ने तैयार किया है। इस गाने के प्रसिद्ध लेखक आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है। संगीतकार क्षितिज तारे ने कंपोज किया है और सिंगर कैलाश खेर ने गाया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी की एक कंपोजिशन जय महाकुंभ का भी शुभारंभ किया है। जय महाकुंभ का भी शुभारंभ किया और महाकुंभ है गीत का भी शुभारंभ किया है। इस गीत को संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने तैयार किया है, जिसे रतन प्रसन्ना ने ही अपनी आवाज दी है। इस साल महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। कहाँ हो रहा है महाकुंभ? प्रयागराज में हो रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुहिन कांता पांडे नियुक्त हुए हैं राज्य सचिव और अरुणेश चावला होंगे DIPM के अध्यक्ष। तुहिन कांता तो क्या बने हैं? तुहिन कांता पांडे तो राजस्व सचिव बन गए हैं। क्या बन गए? राजस्व सचिव। 8 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है, जो कि 2025 के केंद्रीय बजट की तैयारी के हिस्से के रूप में किए गए हैं। तो इन रणनीतिक नियुक्तियों में तुहिन कांता पांडे और अरुणेश चावला को प्रमुख भूमिकाओं में पुनर्नियुक्त किया गया है। यह बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुति के लिए किए गए महत्वपूर्ण फैसलों और वित्तीय प्रबंधन के लिए मंत्रालय की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से किए गए हैं। तुहिन कांता पांडे राजस्व सचिव बनाया गया है और अरुणेश चावला DIPM के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है ना, और ये किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बनाए हैं। ठीक है ना, और क्यों बनाए हैं? बजट पेश करने के लिए, उसमें बजट तैयार करने के लिए इनको बनाया गया है। आगे चलते हैं साथियों। तुहिन कांता पांडे नई भूमिका सचिव है राजस्व विभाग का। तुहिन कांता पांडे राजस्व विभाग का सचिव है, वित्त सचिव। ठीक है। पृष्ठभूमि IAS अधिकारी 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के। एयर इंडिया का निजीकरण और LIC का सार्वजनिक लिस्टिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका। एयर इंडिया का निजीकरण भी तुहिन कांता पांडे द्वारा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और एक है अरुणेश चावला, सचिव निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPM। अतिरिक्त जिम्मेदारी सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE और सांस्कृतिक मंत्रालय। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे है एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। एंटी सबमरीन क्या है? एंटी सबमरीन पर साथ काम करेगा। एंटी सबमरीन पर साथ काम में करेगा कौन कौन? वारफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, भारत और अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी में प्रवेश किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए अमेरिकी सोनार बॉय का सह उत्पादन किया जाएगा।
इसका अमेरिकी सोनार बॉय का। यह सहयोग अंडरसी डोमेन अवेयरनेस यूडीए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी नौसेना की उपस्थिति का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। इस पहल में अमेरिका की अंडरसी युद्ध तकनीकी में अग्रणी अल्ट्रा मरीन और भारत डायनेमिक लिमिटेड। अमेरिका की तो क्या है, अग्रणी अल्ट्रा मरीन है। अमेरिका की तो क्या है, अग्रणी अल्ट्रा मरीन, और भारत की क्या है, भारत डायनेमिक लिमिटेड संयुक्त रूप से सोनार बॉय का निर्माण करेंगे। यह सहयोग अमेरिका और भारतीय नौसेनाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे सहयोगी देशों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? सोनार बॉय को बनाने का समझौता हुआ है, निर्माण करने का, सोनार बॉय का निर्माण करने का समझौता। और ये समझौता किस किस कंपनी के बीच हुआ है? अमेरिका की तो अग्रणी अल्ट्रा मरीन और भारत की भारत डायनेमिक लिमिटेड। अमेरिका की अग्रणी अल्ट्रा मरीन और भारत की भारत डायनेमिक लिमिटेड के बीच में संयुक्त रूप से सोनार बॉय बनाने का एमओयू हुआ है। सोनार बॉय का सह उत्पादन साझेदार अल्ट्रा मरीन यूएम भारत डायनेमिक लिमिटेड। उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए सोनार बॉय का सह उत्पादन अमेरिकी नौसेना मानकों के अनुसार अमेरिका और भारत में विभाजित मेक इन इंडिया सिद्धांतों के अनुरूप होगा। ठीक है ना। अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए प्रौद्योगिकी। सोनार बॉय समुद्र में पनडुब्बियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो समुद्री सुरक्षा में सहायक है। उन्नत क्षमताएं भारतीय महासागर के विशेष वातावरण के लिए ध्वनिक प्रदर्शन में अनुकूलित सोनार बॉय है। इंटर ऑपरेबिलिटी और मानकीकरण। प्रमुख फोकस क्या है उनका? प्रमुख फोकस सुनिश्चित करना कि सोनार बॉय अमेरिका, भारतीय सहयोगी नौसेना प्लेटफॉर्म्स जैसे P8 MS-60R और MQ-9B सी गार्जियन के साथ साथ संगत और परस्पर विनिमयशील हो। रणनीतिक महत्व क्वाड देशों के बीच सहयोग और परिचालन समन्वय को सुदृढ़ करे। तो क्वाड देशों में कौन कौन से देश है? भारत है एक, तो एक अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है। ठीक है ना, एक जापान है। भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय उत्पादन पर भारत यूएस सहयोग करेगा। अमेरिका की अल्ट्रामरीन और भारत की डायनेमिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह निर्माण, ताकि अंडरसी डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। यूएस, अमेरिका और भारत मेक इन इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप काम करेगा। पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनोबॉय भारतीय महासागर के अद्वितीय पर्यावरण के लिए अनुकूल है। सोनोबॉय यूएस, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और जापानी नौसेना प्लेटफॉर्मों के संगत होगा। क्वाड के भीतर सहयोग को बढ़ावा देना और भारतीय महासागर में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना इसका रणनीतिक महत्व होगा। ठीक है ना। सम्मिलित विकास अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए अनक्रूड सरफेस व्हीकल सिस्टम का सह निर्माण रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग, आगे चलते हैं। नीति आयोग के 10 वर्ष भारत भविष्य को आकार देना। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो 1 जनवरी 2025 को इसकी क्या होगी? 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष कब हो गए इसके? 1 जनवरी 2025 को इसके क्या हो गए? 10 वर्ष हो गए। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, जो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई थी, ताकि भारत के बढ़ती और बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में नीति आयोग की घोषणा करते हुए विकेंद्रीकरण और प्रतिस्पर्धा संघवाद की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
पिछले एक दशक में नीति आयोग एक नीति नवाचार मंच के रूप में विकसित हुआ है, जिसने समावेशी विकास को बढ़ावा देने और भारत की विकास चुनौतियों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखते हैं क्या क्या भूमिकाएं निभाई है। देखो, विकेंद्रीकरण प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। नीति आयोग ने योजना आयोग द्वारा देखी गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बदलते हुए एक नई दिशा प्रदान किया। संघवाद के प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी दृष्टिकोण को अपनाते हुए राज्यों को अपनी विकास योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को डेटा संचालित संकेतकों का उपयोग कर राज्यों की प्रगति को ट्रैक किया गया है। समिति केंद्र स्तरीय भागीदारी सिद्धांत। नीति आयोग केंद्र पर रणनीतिक सलाह और नई पहल को बढ़ावा देने का कार्य करता है, लेकिन यह वित्तीय आवंटनों को सीधे प्रबंधित नहीं करता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि नीति आयोग समन्वय और सलाहकार की भूमिका निभाता है। ओनली नीति आयोग क्या करता है? सलाह देता है। 10 साल हो चुकी है 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को ये बना था और 2014 में 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम 2018 स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में 112 पिछड़े जिलों को स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित दिया था। इसने कितने जिलों को सुधारने पर ध्यान दिया था? 112 जिलों को। मासिक प्रदर्शन ट्रैकिंग और उच्च प्रदर्शन वाले जिलों को पुरस्कृत करने में स्थानीय शासन में सुधार हुआ है, ठीक है। आकांक्षाओं ब्लॉक कार्यक्रम 2013 में आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम किया गया था 2013 में। 500 पिछड़े ब्लॉकों में वितरित, जिससे स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाया गया और सरकारी योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित किया गया। अटल नवाचार मिशन नवाचार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था अटल नवाचार मिशन। अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया गया था। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, विनिर्माण PLI योजना, विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू उत्पादों को प्रोत्साहित करती है। कौन सी? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। आगे चलते हैं कि राज्यों और स्थानीय शासन के साथ साझेदारी की थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी करके एक साझा विकास दृष्टि बनाई गई। टीम इंडिया अवधारणा ने राष्ट्रीय चुनौतियों का सामूहिक समाधान सुनिश्चित किया। डेटा आधारित निर्णय लिया। नीति आयोग ने SDG, इंडिया इंडेक्स और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जैसे डेटा आधारित प्रबंधन प्रणालियों का विकास किया। भविष्य की चुनौतियां और दिशा। विभागीय समन्वय, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता है। जलवायु और स्थिरता को लक्ष्य बनाना है। युवाओं के लिए रोजगार, बढ़ते कार्यबल के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। 2030 से 2035 के बीच में नीति आयोग के लक्ष्य क्या है? 2030 से 2035 के लक्ष्य। 2030 तक लक्ष्य 50% ऊर्जा नवीनीकरण स्रोतों से प्राप्त करना है। 50% ऊर्जा को नवीनीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। 2035 का दृष्टिकोण तकनीकी और नवाचार के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का स्वास्थ्य, कृषि और शहरी बुनियादी ढांचों में उपयोग करना है। नीति आयोग का परिचय क्या है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। उद्देश्य समकालिक चुनौतियों जैसे सतत विकास, नीति नवाचार और शासन सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संरचना क्या होती है? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। इसका काम होता है नीति निर्माण करना और रणनीतिक सलाह देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, कार्यक्रम को कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन, नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, सतत विकास लक्ष्यों SDG को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। RBI ने आशीर्वाद और DMI फाइनेंस पर लगी रोक हटा ली गई है। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 माइक्रो फाइनेंस बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत देते हुए लोन देने से इन पर लगाए प्रतिबंध को हटा लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है अपना, असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया, 14 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया। असम सरकार ने 6 जनवरी 2025 को अपने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 25 असम का शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम है। ये क्या है? गुणोत्सव 25 कहाँ का शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम है? शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम कहाँ का है? असम का। कि पहले चरण की शुरुआत की है, या पहले राज्य भर में लगभग 14.11 लाख छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और बेहतर शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम का विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है और इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। विभिन्न स्कूलों और जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं का सहयोग प्राप्त होगा और विभिन्न हिस्सेदारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। गुणोत्सव 2025 कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? शिक्षक के क्षेत्र में मूल्यांकन करने के लिए। गुणोत्सव 2025 की मुख्य विशेषता है। विषय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, उद्देश्य असम में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना, ठीक है ना। चरण 1 6 से 9 जनवरी तक, दूसरा चरण 17 से 22 जनवरी तक और तीसरा चरण 5 से 8 फरवरी तक। चरण 1 में शामिल जिले हैं। ये मूल्यांकन क्षेत्र किस किस पर फोकस दिया गया है? छात्र सीखने के परिणाम, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता और शिक्षक प्रदर्शन ही प्रभावशील। असम के गुणोत्सव 2025 शुरू किया है, ठीक है ना। गुणोत्सव 2025 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका काम है। आगे चलते हैं। बजाज ब्रेकिंग और टीएमबी ने एकीकृत 3-in-1 खाता सेवाओं के लिए साझेदारी की है। बजाज ब्रेकिंग और टीएमबी ने एकीकृत 3-in-1 खाता सेवाओं के लिए क्या की है? साझेदारी की है अपनी। बजाज ब्रेकिंग जो कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि एक समग्र 3-in-1 खाता समाधान पेश किया जा सके, जो बैंकिंग, ब्रोकिंग और निवेश सेवाओं को एकीकृत रूप से जोड़ता है। साझेदारी की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्यों की गई है? मतलब एकीकृत सेवाएं। अब टीएमबी के ग्राहक बजाज ब्रेकिंग के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकेंगे, जो एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं। सुविधा में वृद्धि होगी, उन्नत ट्रेडिंग मिलेगा और क्या आगे चलते हैं। साली एस नायर, प्रबंधन निदेशक और सीईओ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। साली एस नायर, प्रबंधन और सीईओ, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, हम देश के सभी प्रतिष्ठित व्यवसाय समूहों में से एक के द्वारा समर्थित भारत के प्रमुख ब्रेकिंग हाउस के साथ साझेदारी करने के लिए खुश है, ठीक है ना। तो साली एम नायर क्या है? टीएमबी, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी बैंक है, उसके एमडी और सीईओ कौन है? साली एम नायर, ठीक है। आगे चलते हैं। रैबिड फीवर के बारे में समझ लो एक बार। रैबिड फीवर, जिसे तुलारेमिया भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और कभी कभी जानलेवा संक्रामक रोग है जो फ्रांसीसेला तुलारेंसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। यह रोग मनुष्यों को संक्रमित जानवरों को संपर्क करने या प्रदूषित पानी में प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। इसके लक्षणों में बुखार, घाव, श्वसन समस्या शामिल है। तुलारेमिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में इसके लिए कोई वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। 2011 से 2022 तक तुलारेमिया संक्रमणों की वार्षिक औसत घटनाओं में 2001 से 2010 के मुकाबले 66% की वृद्धि देखी गई है, और इसीलिए ये क्या है? न्यूज में आया है, ठीक है ना। त्वचा पर घाव हो जाते हैं, आंखों में जलन और सूजन, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश, मुंह के छाले हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, पृथ्वी घूर्णन दिवस था 8 जनवरी को मनाया गया है। 8 जनवरी को मनाया जाने वाला पृथ्वी घूर्णन दिवस 1891 फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फूको द्वारा किए गए ऐतिहासिक प्रयोग को याद दिलाता है, जिसने पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित किया। पृथ्वी घूर्णन करती है, ये किसने प्रमाणित किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फूको ने किया था। और 8 जनवरी को घूर्णन दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं।
बेल। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भूटान में जल विद्युत परियोजना चालू की है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत भूटान द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत भूटान में 6/170 मेगावाट की पुनः गच्छू सेकंड जल विद्युत परियोजना की 2 इकाइयों को चालू किया है। पुनात संगच्छू सेकंड जो जल विद्युत परियोजना है भारत और नेपाल के बीच में चालू किया गया है। कितने मेगावाट की? 6 × 170 मेगावाट की, 6/170 मेगावाट की पुनात गच्छू सेकंड जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के भारत और भूटान के बीच में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है भारत की, जिसने भूटान के साथ में क्या किया है, परियोजना को चालू की गई है। और परियोजना का नाम क्या है? पुनात संगच्छू सेकंड जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना में भूटान में सर्वाधिक रेटेड हेड 241 मीटर वाली फ्रांसीसी टरबाइन लगाई गई है। इस परियोजना का लक्ष्य सभी इकाइयों के पूरा होने तक 4357 गीगावाट आवर वार्षिक बिजली उत्पादन करना है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड के AI संचालित कृषि नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सलाहकार सेवाओं और ऋण और बाजार संपर्क तक पहुंच प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि नेटवर्क के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एकीकृत मौसम केंद्र वास्तविक समय के सूक्ष्म जलवायु और बाजार मूल्य डेटा प्रदान करेंगे, जिससे आधुनिक कृषि पद्धतियों में सहायता मिलेगी। खुला नेटवर्क विविध हितधारकों को किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनुरूप समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। केंद्र ने प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह चिन्हित की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन ने सिंधु लिपि को डिकोड करने वालों को $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की है। सबसे बड़ी क्या सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाएगा? इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्या सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाएगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने $1 मिलियन इनाम देने की घोषणा कर दी है कि जो भी सिंधु लिपि को पढ़ देगा, डिकोड कर देगा, जो भी सिंधु लिपि को पढ़ देगा, डिकोड कर देगा, उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। ये किसने कहा है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है। ठीक है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। कर्नाटक ने वन अपराधों के लिए गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। क्या क्या है? IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। IIT मद्रास ने तो एशिया का सबसे बड़ा उथला तरंग बेसिन उद्घाटन किया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की गई है। किसने की है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इजराइल ने भारत यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। और कर्नाटक ने वन अपराधों के लिए गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किसने शुरू की गई है? कर्नाटक ने शुरू की है। $1 मिलियन इनाम देगा M.K. स्टालिन, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री है, जो किस लिए देगा? सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए। ठीक है। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। और गुरुदाक्षी ऑनलाइन FIR करने की प्रणाली कर्नाटक ने शुरू की गई है। आगे चलते हैं। पनडुब्बी को ट्रैकिंग करने के लिए सोनोबॉय भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो गए? हस्ताक्षर हो चुके हैं। ठीक है ना दोस्तों, भारत की अग्रणी सोनोबॉय हो गया ना। ठीक है। अल्ट्रा लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड और अल्ट्रा मैटरनिम के माध्यम से, मैरीटाइम के माध्यम से पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को समझने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। ओहिया ने अक्टूबर को हिंदी विरासत माह के रूप में घोषित किया है। ओहियो के गवर्नर माइका डेविन ने अक्टूबर 2025 को हिंदू विरासत माह घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे राज्य के हिंदू समुदाय का जश्न मनाया गया है। हिंदू
माह के रूप में अक्टूबर को किया है। किसने किया है? ओहियो ने किया है। ओहियो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम क्षेत्रों में से एक राज्य है। ओहियो कहाँ का राज्य है? राजधानी इसकी क्या है? कोलंबस है। अमेरिका का एक राज्य है ओहियो, अमेरिका का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलंबस है। उसने ओहियो के ने गवर्नर है, ओहियो के गवर्नर जिन्होंने हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया, किसको? अक्टूबर को। उस पर साइन मार दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अमेरिका का एक राज्य है, इसकी राजधानी कोलंबिया है। देखिए कल एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, और डिसीजन क्या आया है? सुप्रीम कोर्ट बोला है कि बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बेटी को पैसे की जरूरत नहीं तो उसे फंड पाने का भी अधिकार है। अगर बेटी पढ़ना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को अपने माता पिता से पढ़ाई का खर्च वसूलने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक आदेश में कहा कि बेटियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधी खर्च मांगने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दे। कोर्ट ने आदेश 26 साल से अलग रह रहे दंपति मामले में दिया है। जो लड़की आयरलैंड में पढ़ रही है, ठीक है ना, और बेटी की पढ़ाई के लिए 43 लाख रुपए थे, जिसे बेटी ने अपने आत्मसम्मान का वादा देते हुए लेने से इनकार कर दिया। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स यानी माता पिता की जिम्मेदारी होती है, और वो उन्हें पेमेंट पैसे देने चाहिए उनको। तो बेटी को पढ़ाई पूरी करने का मौलिक अधिकार है। बेटी को पढ़ाई पूरी करने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए जरूरी फंड देने के लिए माता पिता को बाध्य किया जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। ये कल की राजस्थान की सूचना है कि हाई कोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग ट्रेनिंग पर रोक लगाई है। ठीक है ना। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, अभी रद्द होगी या नहीं होगी इसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। 9 जनवरी का इतिहास। 1915 में 9 जनवरी के दिन, आज ही के दिन मतलब 9 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ भारत वापस लौटे थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2003 से मनाया जा रहा है। ये अब की बार 18वां है। ठीक है ना। अब की बार कौन सा है? 18वां है। और कहाँ उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार की ने मिलकर किया है। 2012 में लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे वर्ष फीफा बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जीता था पुरस्कार। बैलन डी 2012 में जीता था। 9 जनवरी 2002 में माइकल जैक्सन को अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड में आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया था। 2002 में माइकल जैक्सन को अमेरिकन म्यूजिक आर्टिस्ट सेंचुरी अवार्ड दिया गया था। 9 जनवरी 1970 में सिंगापुर में संविधान को अपनाया गया था। एक तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज का ये है, 9 जनवरी 1970 में सिंगापुर में संविधान को अपनाया गया था। सिंगापुर में संविधान कब अपनाया गया? 9 जनवरी 1970 को अपनाया गया। ठीक है ना। 9 जनवरी 1970 को अपनाया गया। 9 जनवरी 1811 में विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट 1811 में किया गया। 9 जनवरी 1811 में महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट किया गया, और 1970 में सिंगापुर ने अपना संविधान अपनाया था। 9 जनवरी 1970 को सिंगापुर ने अपना संविधान अपनाया, और 9 जनवरी 1811 में विश्व में पहली बार महिलाओं के लिए पहला गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजित किया गया। 9 जनवरी 1793 में दुनिया में पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। 9 जनवरी 1793 में दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। 9 जनवरी 1868 में फिलिप एस्टले ने पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया था। 9 जनवरी 1970 को सिंगापुर ने संविधान अपनाया था। कब? 9 जनवरी 1970 को। 1811 में विश्व में पहली बार महिलाओं का पहला गोल्फ टूर्नामेंट खेला गया था। 1811 में पहला महिलाओं का गोल्फ टूर्नामेंट 1811 में। दुनिया का पहला गर्म हवा का गुब्बारा अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी 1793 में। 1768 में फिलिप एस्टलेस ने पहले मॉडर्न सर्कस का प्रदर्शन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है?
जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है? घाना। दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद जॉन ड्रामानी महामा ने आधिकारिक तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए घाना राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी को हुआ है। अंकारा के ब्लैक स्टार इक्वेस्ट में हुआ है, ठीक है ना। 20 अफ्रीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हजारों समर्थकों के साथ कई गणमान्य शामिल हुए। जॉन ड्रामानी महामा कहाँ का है? घाना का है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे को, ठीक है ना। राजस्व सचिव किसे बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के भीतर महत्वपूर्ण नियुक्तियों की है। तुहिन कांता पांडे को नए राजस्व सचिव और अरुणिश चावला को निवेश और सार्वजनिक विभाग DIPM का, अरुणिश चावला ये रहा, इसको क्या बनाया है? DIPAM का अध्यक्ष बनाया है और तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव बनाया है। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2025। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, एक ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसकी सांस्कृतिक और महत्वता को उजागर करना होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में यलहंका एयर फोर्स स्टेशन में किया जाएगा। 10 से 14 फरवरी के बीच में किया जाएगा यलहंका में, बेंगलुरु के यलहंका में, कर्नाटक में। ये एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है और इसका 15वां संस्करण है। इस वर्ष का थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। एरो इंडिया 2025 की थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। पहले 3 दिन में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है, जबकि 13 और 14 फरवरी को आम जनता के लिए कार्यक्रम होगा। तो एरो इंडिया की थीम क्या है? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से वापस गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका दिन मंगलमय हो और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स न्यूज जो आम जीवन में काम आती है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है, तो सभी लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग इसको देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।